नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती टॉपिक वाइज प्रश्नों की प्रैक्टिस करा रहे हैं। इससे पहले हमने केमिस्ट्री के यानी रसायन विज्ञान के प्रश्न प्रैक्टिस किए थे। साइड माई बटन में पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा और कमेंट में जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सारी प्लेलिस्ट के लिंक, वीडियोस के लिंक आपको मिल जाएंगे। आज हम देखेंगे हमारा पोर्शन आपका जीव विज्ञान का, जहां पर हम टोटल 125 प्रश्नों की प्रैक्टिस जो है वो करेंगे और जितने भी बीपीएससी के प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं वो सभी इस पर्टिकुलर सिंगल वीडियो में आपके कवर जो है वो हो जाएंगे। 2022-23 तक के जितने भी लेटेस्ट क्वेश्चन हो चुके सकते हैं सब इसमें हमने रखे हैं। तो सबसे पहला प्रश्न, पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ये किसने लिखी है? यही क्वेश्चन हमने पिछली वाली क्लास में पूछा भी था। तो डार्विन की जो है ये पुस्तक थी। आंसर हो जाएगा आपका डी वाला। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक डार्विन के द्वारा लिखी गई है। चार्ल्स डार्विन कहाँ के थे? तो इंग्लैंड के थे। और अगर बात करें तो इनके द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया था? तो पुस्तक प्रस्तुत विकासवाद, या इसको हम कहते हैं डार्विनवाद, या फिर प्राकृतिक वर्णवाद। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन जो है इसको कहते हैं कि प्रकृति खुद चयन करती है कि किसकी पीढ़ी आगे बढ़ेगी और किसकी नहीं बढ़ेगी। दूसरा प्रश्न आपका, मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? आंसर की बात करते हैं तो आपका कार्बोहाइड्रेट जो है वो सही हो जाएगा। मानव तंत्र में जो इंसुलिन होता है वो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करने का काम करता है। इंसुलिन आपको पता है अग्नाशय से अंतःस्रावी होता है और ये हार्मोन जो कि ग्लूकोज समस्थापन के नियमन में मुख्य भूमिका निभाता है। इंसुलिन जो है लक्ष्य कोशिकाओं में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने को भी प्रेरित करता है और ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का एक स्वरूप होता है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है इनमें से आपसे पूछा गया एंटीबायोटिक कौन सी है? तो एंटीबायोटिक के रूप में पेनिसिलिन, एस्पिरिन, पैरासीटामोल, ये अल्लाह होना चाहिए, और सल्फा डायजीन। लगभग लगभग इसमें एक से अधिक होंगी, इसीलिए ऑप्शन ई दिया गया है कि पेनिसिलिन और उसके अलावा सल्फा डायजीन एंटीबायोटिक हैं और एंटीबायोटिक का यूज किया जाता है बैक्टीरिया जनित रोगों के उपचार के लिए। तो दो ही आंसर दिए गए, ऑप्शन हो जाएगा एक से अधिक, ऑप्शन हो जाएगा ई वाला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन सा मुख्य आपसे पूछा गया कार्बोहाइड्रेट है? तो कौन सा कार्बोहाइड्रेट है? ये आपका हो जाएगा चावल। चावल जो है कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत के रूप में जाना जाता है। 100 ग्राम पके हुए चावल में लगभग 25.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की मात्रा आपको देखने को मिलती है। चावल में 90% कैलोरी कार्बोहाइड्रेट से ही आती है और खाद्य पदार्थों की तुलना में अधिक विटामिन, खनिज, फाइबर चावल देता है। कीट संवर्धन क्या होता है? कीट संवर्धन कहते हैं हम कीटों की वृद्धि करने का जो विज्ञान होता है उसको। अब आप कहेंगे कीटों की वृद्धि से क्या हेल्प होगी? तो केचुआ हेल्प होता है, किसान का मित्र कहते हैं। ये आपका कृषकों का मित्र, भूमि की आंत अलग अलग नामों से जाना जाता है, तो इसकी वृद्धि करी जाती है। केचुआ खाद या वर्मी कंपोस्ट पोषक पदार्थों से भरपूर एक उत्तम जैव उर्वरक के रूप में काम करता है। जेनेटिक्स इनमें से किसका अध्ययन है? जेनेटिक्स में बेसिकली आप आनुवांशिकता और विचरण इसके अध्ययन को लेकर के बात जो है वो करते हैं। जीवधारियों में जीनों, आनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन इसमें किया जाता है। अगला कह रहा है गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरण या तरंगों में से किसका उपयोग किया जाता है? तो कौन सी तरंग यूज करते हैं? ये हो जाएगा आपका पराध्वनि तरंगे। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी वाला। गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए अल्ट्रासाउंड तकनीक के तहत पराध्वनि तरंगों का यूज जो है वो किया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं इनमें से कौन सा एक सच्चा फल वो नहीं है? तो कौन सा नहीं है? सेब आपका सच्चा फल नहीं है। अब आप कहेंगे ये क्या होता है? तो जब फल के निर्माण में अंडाशय के अलावा कुछ अन्य भाग भी आपके शामिल होते हैं तो ऐसे फल को कहा जाता है असत्य फल, फॉल्स फ्रूट। प्रश्न में यही पूछा गया था कौन सा नहीं है। नहीं का मतलब है कि असत्य फल पूछा गया था। एग्जाम्पल के तौर पर आपका सेब हो जाएगा, काजू हो जाएगा, नाशपाती हो जाएगा। तो ये आपके तीन ही एग्जाम्पल है, मुख्यतः यही तीनों पूछे भी जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जब फल के निर्माण में अंडाशय के अलावा कुछ अन्य भाग भी शामिल होते हैं ऐसे को कहते हैं असत्य फल। लौंग पौधे के इनमें से किस भाग से आपकी प्राप्त होती है? तो किससे प्राप्त होती है? ये आपकी प्राप्त होती है शुष्क पुष्प कली से। तो ध्यान रखिएगा शुष्क पुष्प कली से आपकी लौंग जो है वो प्राप्त होती है। लौंग की नाम की बात करते हैं तो यूजीनिया कैरियोफाइलेटा नामक मध्यम कद वाले सदाबहार वृक्ष की सूखी हुई पुष्प कलिका के रूप में जानते हैं। अगला कह रहे लौंग एक मसाला है, पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? अभी ऊपर हमने देखा शुष्क पुष्प गली कली, तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन में फूल की कली वाला ऑप्शन दे रखा है। तो शुष्क पुष्प कली से मिलता जुलता फूल की कली ऑप्शन है, यही आपका सही हो जाएगा। बाकी यूज किया जाता है दांतों के दर्द निवारक के रूप में, भोज्य पदार्थ के रूप में, ये आपके इसके यूज हैं। वानस्पतिक नाम लौंग का क्या है? तो साइजिजियम
एरोमेटिकम ये इसका वैज्ञानिक नाम नहीं वानस्पतिक नाम है। जन्म स्थल कहाँ से माना जाता है लौंग का, तो इंडोनेशिया जो है यहाँ से आपका माना जाता है। यूज किया जाता है पूरे वर्ल्ड वाइड और सदाबहार वृक्ष है। ऊंचाई 10 से 20 मीटर होती है। पत्तियां इसकी बड़ी होती हैं, अंडाकार होती हैं। ये इसकी पत्तियों की विशेषता। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अदरक तना है जड़ नहीं, ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें आपका नोड और इंटरनोड दोनों के दोनों होते हैं। यही आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। चूंकि अदरक में संरचनाएं पाई जाती हैं, अतः ये कहा जाता है कि अदरक जो है वो तना है, जड़ जो है वो नहीं है। वही प्रश्न में अदरक तना है जड़ नहीं है कारण पूछा गया था। पादप कली है तो आपसे पूछा गया है किस प्रकार की है, तो पादप कली है आपसे पूछा गया है तो ये आपका एक भ्रूणीय टहनी के रूप में आपका जानी जाती है। पहला ऑप्शन यहाँ पर होगा। वनस्पति विज्ञान में किसी अविकसित प्ररोह को कहते हैं कली या कलिका और ये किसी पत्ती के कक्ष पर या तने के अंतिम छोर पर जो है वो उत्पन्न होती है। अगला कह रहे पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसको क्या कहा जाता है, उसको हम कहते हैं हेलोफाइट। क्या कहते हैं इसको? हेलोफाइट कहते हैं। लवण मृदोद्भिद उन पादपों को कहते हैं जो कि उच्च लवणता युक्त जल में पैदा होते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ईईजी जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, इनमें से किसकी निगरानी के लिए यूज में लाया जाता है? तो मैंने बताया भी था आपको ईईजी जो होता है वो माइंड के लिए रिलेटेड होता है और ईसीजी जो होता है वो हार्ट से रिलेटेड होता है। इन दोनों में हमेशा अंतर याद रखिएगा। ये प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन आ चुका है। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में किसका उपयोग किया जाता है? उपयोग किया जाने वाला विकिरण जो है इनमें से कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा इंफ्रारेड। पहला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अवरक्त विकिरण का यूज मांसपेशियों में दर्द के उपचार में होता है। इंफ्रारेड लैंप विद्युत उपकरण है जिससे इंफ्रारेड विकिरण जो है वो उत्सर्जित की जाती है। जीवों में अत्यधिक विविधता का जो कारण होता है वो इनमें से क्या होता है? वो आपका उत्परिवर्तन होता है। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। अगर बात करते हैं वैज्ञानिकों का वह समूह जिसने प्रकृतिवाद के सिद्धांत को आधुनिक रूप दिया उसको कहा जाता है नव डार्विनवादी। और आधुनिक नव डार्विनवादियों के अकॉर्डिंग ही जीनों में साधारण परिवर्तन के उपरांत नए जीव बनते हैं, इसमें विभिन्नताएं बढ़ जाती हैं और इन परिवर्तनों को ही कहते हैं उत्परिवर्तन। बाकी इसमें होता क्या है? परिवर्तन स्पष्टता वंशागत होते हैं और पीढ़ियों में वर्ण द्वारा नई जातियां उत्पन्न होती हैं। अगला कह रहे हैं कि मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत इनमें से किस पर आधारित होता है? तो यह आधारित होता है लैंगिक जनन पर आधारित। मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत लैंगिक जनन पर आधारित है। डीएनए की खोज इनमें से किसके द्वारा जो है वो की गई थी? पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा, चौथा ऑप्शन ऐसे करके देखेंगे तो यहाँ पर आंसर में इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक दिया है कि ये एक गलत धारणा है कि जेम्स वॉटसन, फ्रांसिस क्रिक और विल्किंस फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिकों ने डीएनए की खोज की। वस्तुतः इन वैज्ञानिकों ने एक्सरे के द्वारा जो है इसका कुंडलीकार विन्यास प्राप्त किया था। वास्तव में डीएनए की जो पहचान है वो 1869 में स्विस रसायन शास्त्री थे फ्रेडरिक मिश्चर, उन्होंने जो है इसकी खोज या पहचान के रूप में इनका नाम देखने को मिलता है। ऑप्शन में देखेंगे तो फ्रेडरिक मिश्चर ऑप्शन में है ही नहीं, इसीलिए इन्होंने ऑप्शन ई के साथ जो है वो गए। बाकी अधिकतर देखते हैं जेम्स वॉटसन और क्रिक का नाम देखने को मिलता है। यहाँ पर इन्होंने क्लियर किया है कि इन्होंने जो इसके कुंडलीकार आकार था उसको लेकर के चीजें क्लियर की थी, तो वो आपको दोनों में डिफरेंस को यहाँ पर क्लियर किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि जीव जो कोशिकाएं होती हैं उसमें आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में इनमें से कौन उत्तरदायी होता है? तो ये आपका होता है डीएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल। आरएनए ऑक्स राइबोन्यूक्लिक अम्ल ये इसकी फुल फॉर्म होती है। जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में ही डीएनए जो है आपका उत्तरदायी होता है। 20 क्वेश्चन अब तक हमारे हो चुके हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यकृत और मांसपेशियों में जो ऊर्जा होती है वो जमा होती है, वो पूछा गया है कि कौन किस रूप में जमा होती है। कौन सा सही हो जाएगा? ग्लाइकोजन के रूप में जमा होती है। आपका ऑप्शन हो जाएगा डी वाला। अगला शरीर की, और इसमें यह भी लिखा है कि जो शुगर होता है वो शरीर में ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है जो कि एक सरल शर्करा जो है वो होती है। और यकृत क्या करता है? मांसपेशियों में जो ग्लूकोज होता है उसको ग्लाइकोजन के रूप में जो है वो जमा करने का काम करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर में होता है पानी कितना होता है? तो मानव शरीर में लगभग आपका 70% पानी आपको देखने को जो है वो मिलता है, वही यहाँ पर पूछा गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विटामिन जो कि रक्त का थक्का बनाने में प्रभावी होता है वो कौन सा होता है? विटामिन के होता है। विटामिन के की अगर कमी हो जाए तो खून का थक्का धीरे धीरे बनने लगता है, ब्लड क्लॉटिंग जो होता है वो धीरे धीरे होता है और इस विटामिन को रुधिर स्राव रोधी पदार्थ जो है वो भी जो है वो कहते हैं। और इसकी कमी वाले व्यक्तियों को ऑपरेशन आसानी से नहीं हो सकता है क्योंकि
अधिक अगर ब्लड बह जाएगा तो वो फिर दिक्कत हो जाएगी। अगला कह रहा है इनमें से कौन सा विटामिन है जो कि प्रति स्कंदक विषों के प्रति विष प्रतिकारक के रूप में यूज किया जाता है? तो आंसर आपका विटामिन के जो है वो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रति स्कंदक विष के प्रति विष या प्रतिकारक या एंटीडोट के रूप में विटामिन के का यूज जो है वो किया जाता है। बाकी ऊपर हम बता चुके हैं। अगला कह रहे हैं इनमें से किस विटामिन को आर्गो कैल्सीफेरॉल जो है वो कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा आपका विटामिन D2 करके। अब यहाँ पर D2 D3 दोनों के बारे में बताया गया है कि D2 को कहते हैं ऑर्गो कैल्सीफेरॉल और विटामिन D3 को कहते हैं कॉली कैल्सीफेरॉल। विटामिन D2 विटामिन डी का वो टाइप होता है जो मुख्यतः भोजन और आहार अनुपूरक के रूप में मनुष्य को जो है वो प्राप्त होता है। बाकी मुख्य रूप से मशरूम, दूध, पनीर, अंडे की जर्दी, मछली का तेल, इन सभी में आपको ये देखने को मिलता है। कमी से कौन सा रोग? सूखा रोग या रिकेट्स रोग होता है। मानव शरीर में विटामिन ए जो है वो कहाँ भंडारित होता है? देखिए विटामिन सी जो होता है वो कहीं भंडारित नहीं होता है, इसलिए आपको टाइम टाइम पर विटामिन सी लेना पड़ता है, परंतु विटामिन ए जो होता है वो यकृत में जो है आपका भंडारित होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम जो है वो आपका रेटिनॉल होता है। इसकी कमी से शरीर में रतौंधी नामक रोग होता है और इसको ही हम संक्रमण रोधी विटामिन के नाम से भी विटामिन ए को जानते हैं। स्रोत तो वही दूध, मक्खन, मंडा, अंडा, मछली। इनमें से कौन सा युग्म है जो कह रहा है सही सुमेलित आपका नहीं है? तो कौन सा इनमें से सही सुमेलित नहीं है? टोकोफेरॉल जो आप देख रहे हैं यहाँ पर बेरी बेरी नामक रोग लिखा हुआ है। और विटामिन ए की अगर बात करें तो इसकी कमी से होता है जीरोथैलेमिया रोग और साइनोकोबालामिन जो है वो विटामिन B12 जो है उसका रासायनिक नाम है और इसकी कमी से रक्ताल्पता रोग होता है, एनीमिया इसी को कहते हैं। विटामिन डी जो है वो कॉली कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन D3 और ऑर्गी कैल्सीफेरॉल D2 ये दोनों ऊपर भी आ चुके थे। इसकी कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। और बेरी बेरी जो विटामिन बी है इसका रासायनिक नाम होता है थायमीन। तो प्रश्न यही पूछा गया था, थायमीन वाला यहाँ पर आपका टोकोफेरॉल लिखा हुआ था, इसलिए बी वाला यहाँ पर आपका गलत है। तो यहाँ पर इसका नाम क्या है? थायमीन है। ट्रिक आपको पता है, रथ पर एक ट्रॉफी करके कई बार बताई है, उससे याद करेंगे तो कभी भूलेंगे। टोकोफेरॉल किसका होता है? विटामिन ई की, ई का रासायनिक नाम होता है। और अगला देखते हैं इनमें से किस युग्म में सही सुमेलित आपका यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है? तो किसमें नहीं है? यहाँ पर आंसर की बात करते हैं तो इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक हो जाएगा। और यहाँ पर अगर एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं तो सूर्य का प्रकाश और कॉड यकृत तेल विटामिन डी के स्रोत हैं। गेहूं अंकुर तेल विटामिन ई के स्रोत हैं। अल्फाल्फा से विटामिन के प्रचुर मात्रा में मिलता है। और विटामिन सी संतरा जो है स्रोत है, इसमें विटामिन B1 भी बहुत कम मात्रा में होता है, इसलिए विटामिन के अकॉर्डिंग विकल्प ई जो है वो दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर एक से अधिक उत्तर आपको देखने को मिल रहा है। अगला कह रहा है जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वो इनमें से क्या होता है? विटामिन B12 आपका कोबाल्ट होता है, काफी बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। कोबाल्ट एक खनिज लवण होता है। B12 साइनोकोबालामिन का महत्वपूर्ण घटक है। विटामिन B12 वृद्धि के लिए आवश्यक होता है, ये भी आप याद रख सकते हैं, ग्रोथ से रिलेटेड होता है। कमी से क्या होता है? तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम जो है उसकी साइकोलॉजी जो है बिगड़ जाती है। और साइकोलॉजी नहीं, फिजियोलॉजी बिगड़ जाती है। देखिए यहाँ पर फिजियोलॉजी और साइकोलॉजी में डिफरेंस को समझिए कि जब यहाँ पर H लगा होता है तब आपका, इसको हटा देते हैं वरना दिखाई नहीं देगा, जब यहाँ पर आपका H लगा होता है तो इसका मतलब होता है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी की जब बात होती है तो ये अध्ययन होता है पूरी बॉडी का। और अगर जब यहाँ पर आपका H की जगह S देखने को मिलता है तो वो साइकोलॉजी बन जाता है, वो बेसिकली अध्ययन होता है माइंड का। ये दोनों में डिफरेंस होता है। बाकी इसके स्रोत मछली, यकृत, दूध, पनीर ये सब है। अगला कह रहा है कि एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप कितना होता है? कितने लीटर होता है? 5 से 6 लीटर होता है। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 7 से 8% आपका मात्रा देखने को मिलती है अगर प्रतिशत में आप देखेंगे। और अगर देखेंगे 70 किलोग्राम भार वाले स्वस्थ मनुष्य में तो 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। संपूर्ण शरीर के भार का लगभग 1/13वां भाग जो है ये होता है। अगला है ट्रांसफ्यूजन में एक रक्त न केवल एक रक्त के प्रकार में बल्कि डैश में भी संगत होना चाहिए, तो ये आपका हो जाएगा RH कारक में। रक्त आधान या ब्लड ट्रांसफ्यूजन में रक्त के प्रकार के साथ साथ RH कारक भी होना जरूरी होता है। RH कारक की खोज किसने की थी? तो लैंड स्टीनर ने जो है वो RH कारक की खोज जो है वो की थी। और वीनस ने रीसस बंदर के रक्त में की थी, वो भी बताया गया, ये ध्यान रखिएगा। अगला कह रहा है कि इनमें से रक्त दाब का मापक यंत्र जो है वो कौन सा होता है? तो स्फेग्नोमैनोमीटर आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा, जो कि रक्त दाब के मापक के रूप में जाना जाता है। अगर आप कहेंगे नॉर्मल कितना होता है रेंज
ब्लड प्रेशर की, तो ब्लड प्रेशर की नॉर्मल रेंज 120/80 करके होती है। धमनियों में रक्तदाब की दो अवस्थाएं होती हैं, एक आपकी सिस्टोलिक होती है और एक आपकी डायस्टोलिक होती है। एक को प्रकुंचन कहते हैं, एक को प्रसारण कहते हैं। सामान्य तौर पर जो प्रकुंचन दाब होता है वो 120 ml Hg होता है और जो प्रसारण दाब होता है वो 80 ml Hg जो है वो होता है। इसको मापते कहते हैं तो स्फेग्नोमैनोमीटर यंत्र से मापते हैं। वो देखा होगा आपने, ब्लड के लिए ये आपका लगाते हैं हाथ में पट्टा टाइप का, और इससे जो ये आपका देख रहे हैं छोटा सा गोल गोल, इससे हवा भरते हैं और ये वाला जो पारा होता है वो ऊपर जाकर नीचे आता है। तो यही आपका होता है स्फेग्नोमैनोमीटर। अब डिजिटल मीटर भी आने लगे हैं, देखा होगा आपने, जिसमें नंबर लिख करके डायरेक्ट आ जाते हैं। तो ये भी उसी का ही रूप होते हैं, बस ये डिजिटल नंबर आपको दे देते हैं। अब इसमें क्या होता है, डॉक्टर की आदत पड़ी होती है, देख लेता है सुई आकर के कहाँ पर रुक रही है, इसमें सीधे सीधे नंबर लिख के आ जाता है। नॉर्मल घर में भी लोग यूज कर लेते हैं। अगला कह रहा है रक्त से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह जो है वो होता है, तो ये आपका कितना होता है, आंसर की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 1200 सीसी करके, ऑप्शन आपका बी वाला यहाँ पर हो जाएगा। और वृक्क, मानव वृक्क जो है प्रतिदिन लगभग 1500 लीटर रक्त की शुद्धि करता है और लगभग 1.5 लीटर मूत्र में तब्दील करता है। वृक्क से प्रति मिनट 1200 सीसी रक्त जो है वो प्रवाहित होता है। इंसुलिन इनमें से क्या है? इंसुलिन आपका एक प्रकार का प्रोटीन जो है वो होता है। इंसुलिन जो है वो अंतःस्रावी भाग, जो लैंगर-हैंस की दीपिकाएं होती हैं, दीपिकाओं की भी जो बीटा कोशिकाएं होती हैं, उनसे स्रावित होने वाला एक जंतु हार्मोन होता है और आपका ये पेप्टाइड प्रोटीन के रूप में जाना जाता है। इसकी रचना 51 अमीनो अम्ल से होती है और शरीर में ग्लूकोज के उपापचय को नियंत्रण करने का काम ये करता है। अगला करें इनमें से कौन सा हार्मोन है, तो इंसुलिन आपका हार्मोन है, जब आपको पता है कि ऊपर। और इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं जब आपका जो ब्लड होता है उसमें शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। डायबिटीज जो होता है ना जिनको, अगर देखिए नॉर्मल है आपके ब्लड में शुगर की मात्रा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर जरूरत से ज्यादा बढ़ने लगती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। महिला सेक्स हार्मोन क्या है? एस्ट्रोजन, एंड्रोजन और इंसुलिन और ऑक्सीटोसिन। तो पहला ऑप्शन ही हो जाएगा। एस्ट्रोजन जो है आपका ये एक हार्मोन है जिसका उत्पादन स्त्रियों में अंडाशय की ग्राफियन कोशिकाओं की थीका इंटरना की कोशिकाओं द्वारा जो है वो होता है। और इसकी समय अवधि की बात करें तो 42 से 52 वर्ष देखने को मिलती है। नारी विकास हार्मोन के रूप में जाना जाता है, लैंगिक लक्षणों को दर्शाता है। अगला है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? तो कौन सा हार्मोन है? यह है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन दो ऊतक बेसिकली आप देखेंगे, दो लक्ष्य ऊतक जो होते हैं, इसमें स्त्रियों के गर्भाशय और इनके स्तन, शिशु जन्म के बाद ये हार्मोन गर्भाशय को सामान्य अवस्था में लाने और शिशु द्वारा दुग्ध पान के समय स्तनों की पेशियों को सिकोड़कर दुग्ध उत्प्रेक्षण को बढ़ाने में ये हेल्प करता है। तो नाम आपको याद रखना है, ऑक्सीटोसिन जो है इसका नाम है। अगला क्वेश्चन आपका, इनमें से कौन से हार्मोन में आयोडीन जो है वो मिली होती है? तो किसमें आयोडीन मिली होती है? थायरॉक्सिन में जो है वो आयोडीन मिली रहती है। और थायरॉक्सिन का जो स्राव होता है वो थायराइड ग्रंथि से जो है वो होता है। और अगर बात करते हैं कि इसको उत्तेजित करने वाले अंतःस्रावी हार्मोन कौन से हैं, तो TSH होता है जिसको थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। थायरोट्रोपिन भी होता है जिसका स्रावण अग्र पिट्यूटरी की थायरोट्रॉप कोशिकाएं जो है वो करती हैं। आयोडीन की कमी से रोग कौन सा होता है? तो घेंगा नामक रोग होता है। अगला कह रहा है पीयूष या पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है आंत, लीवर, किडनी या मस्तिष्क। आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर मस्तिष्क। पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस के नीचे स्थित एक छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में जानी जाती है। अगला कह रहा है प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? तो क्लोरोप्लास्ट में जो है ये आपका होता है। हरे रंग का वर्णक क्लोरोफिल इसमें जो है वो पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण का जो उपोत्पाद है वो क्या बनता है? तो आपका आंसर O2 जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस, जिसमें पौधे के हरे भाग से सूर्य जो ऊर्जा है उसको ग्रहण करके वायु से ली गई जो कार्बन डाइऑक्साइड है और मृदा से शोषित जो जल है उससे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। ये आपकी रिएक्शन है 6CO2 + 12H2 प्रकाश और पारगम्यता बनता क्या है? C6H12O6 + 6H2O + 6O2। सौर ऊर्जा ATP में जो है वो बदलती है, तो किस में बदलती है? क्लोरोप्लास्ट में जो है ये बदलती है सौर ऊर्जा ATP में। क्लोरोप्लास्ट एक्चुअल में एक पादप कोशिकांग होता है और पर्णहरित या क्लोरोफिल नामक एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिकों में ये पाया जाता है। और हरे रंग का तो कारण होता ही है। कोशिका का शक्ति स्रोत क्या होता है? कोशिका भित्ति, माइट्रोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या न्यूक्लियस। तो ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये है आपका माइट्रोकॉन्ड्रिया का, इसी को कहते हैं
कोशिका का पावर हाउस करके, तो माइटोकॉन्ड्रिया याद रखिएगा क्या कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस जो है वो कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। भ्रूण किस में मिलता है, तो भ्रूण किस में मिलता है, ये आपका बीज के अंदर आपको भ्रूण देखने को मिलता है। और अगर बात करते हैं इस पिक्चर में, तो आप यहाँ पर देख भी पाएंगे ये आपको भ्रूण देखने को मिल रहा है, और यही चीज यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रही है एकदम सेंटर में। तो वही पूछ रहा है किस में मिलता है, तो बीज में ही तो मिलता है। और इसमें और भी भाग है, मूलांकुर यहाँ से आपका निकलता है बीज, उसके ऊपर देखेंगे तो प्रांकुर होता है, ये बीज पत्र होता है जो चारों ओर होता है, बीज आवरण होता है। इस प्रकार से इसके कुछ भाग हैं। अंकुरण प्रक्रिया के फलस्वरूप ही भ्रूण बीज से बाहर निकलता है। इनमें से कौन प्रतिजैविक औषधि के रूप में जानी जाती है, तो आपका आंसर इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। तो रैम्फेनिकॉल एक प्रतिजैविक एंटीबायोटिक औषधि है, बैक्टीरिया इन्फेक्शन में यूज की जाती है। और सल्फागुआइनिडीन एक प्रकार का सल्फोनामाइड प्रतिजैविक है जो कि जीवाणुरोधी एजेंट के रूप में काम करती है। मतलब कुल मिलाकर एक से ज्यादा ऑप्शन यहाँ पर जो है इसलिए सही हो जाएंगे। टाइफाइड अथवा कॉलरा ये विशिष्ट उदाहरण है, किससे होता है, आंसर की बात करते हैं तो जल जन्य रोगों से जो है ये होता है, टाइफाइड अथवा कॉलरा। टाइफाइड रोग का कारण क्या होता है, साल्मोनेला टाइफी। कॉलरा का जो कारण होता है वो क्या होता है, वो होता है विब्रियो कॉलरी। इससे जो है वो आपका ये होता है। पीने के जल के उचित उपचार के द्वारा इन्हें फैलने से रोका जा सकता है। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो यकृत प्रभावित होता है। ये आपका जो एफ्लाटॉक्सिन है एक जहरीला पदार्थ कुछ कवक जैसे एस्परजिलस और पेनिसिलियम इसकी कुछ प्रजातियां उत्पन्न करके भोजन को विषाक्त बना देता है, जहरीला बना देता है। अगला कह रहा है कि मनुष्य के शरीर के कौन से अंग में लिम्फोसाइट्स का निर्माण जो है वो होता है, तो मनुष्य के शरीर में तिल्ली या प्लीहा, थाइमस ग्रंथि, अस्थिमज्जा आदि में आपका होता है। इसलिए आपका ऑप्शन एक से ज्यादा हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। बोन मैरो आदि में लिम्फोसाइट्स का निर्माण जो है वो होता है। लिम्फोसाइट्स क्या होता है, एक प्रकार की WBC जो कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं उसके रूप में जाना जाता है। गश्ती सेना की भांति समस्त शरीर में घूमती रहती है, सुरक्षा तंत्र के रूप में काम करती हैं। ओंकोजीन संबंधित किससे है, तो कर्क रोग से जो है संबंधित है, कैंसर से जो है वो संबंधित है, और इसको नाम दिया गया था रॉस सरकोमा करके। रक्त कैंसर ल्यूकेमिया की रोकथाम में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक कौन सा है, तो इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं में कोबाल्ट 60 वाला आपका सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं, है तो डी वाला ऑप्शन। बाकी रेडियो फास्फोरस P32 भी दिया हुआ है, फास्फोरस 32। जब एक से ज्यादा ऑप्शन है इसलिए ऑप्शन दिया गया है। इस दोनों का यूज किया जाता है, किसमें किया जाता है, तो ये किया जाता है ल्यूकेमिया एक प्रकार का रक्त कैंसर के इलाज में किया जाता है। तीव्रता और प्रयुक्तता के आधार पर इनमें से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है और इसका उपचार भी करता है, तंबाकू, अल्कोहल, आयनीय विकिरण, पराबैंगनी किरणें। तो आंसर हो जाएगा आयनीय विकिरण, ऑप्शन नंबर सी ये आपका सही हो जाएगा। अगला कह रहा है 50 क्वेश्चन हमारे अब तक हो चुके हैं। वीडियो लाइक शेयर भी करते रहिएगा जो लोग भी वीडियो से जुड़ते जा रहे हैं, अगर वीडियो अच्छा लगे। 51 प्रश्न, सहज प्रणाली का परिवर्धन इनमें से कौन सा है, तो ये हो जाएगा प्रणाली की स्वापोषी क्रिया। सहज प्रणाली मुख्य तंत्रिका प्रणाली का एक भाग होता है और उसी की बात यहाँ की गई है। शरीर का जो तापक्रम होता है वो नियंत्रित करने का काम इनमें से कौन जो है वो करता है, आंसर की बात करते हैं तो हाइपोथैलेमस आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। होता कितना है नॉर्मल टेम्परेचर 98.6 फॉरेनहाइट। मानव शरीर के तापक्रम के स्थिर बने रहने का कारण होता है वो होता है आपका यांत्रिक जैविक प्रणाली, और मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस भाग इस प्रक्रिया का नियंत्रण के रूप में काम करता है। शरीर का तापमान, फिर से वही क्वेश्चन, हाइपोथैलेमस यहां भी सही हो जाएगा। लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण कैसे होता है, तो कैसे होगा, ब्लेंडिंग, क्रोमोसोम बदलाव या सफलिंग। तो ऑप्शन यहाँ पर सभी के सभी जो है वो सही हो जाएंगे। जीन के मिश्रण उपयुक्त तीनों से ही लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण जो है आपका होता है, जिसमें जीन का सम्मिश्रण, क्रोमोसोम में बदलाव, जीन के मिश्रण तीनों हो जाए। डीएनए को किसने अंत पात्र जो है उसमें बनाया था, तो ये ऑर्थर कॉर्नबर्ग करके जो थे इनके द्वारा। पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, पहला ऑप्शन यहाँ पर आर्विड कार्लसन जो है वो आपका सही हो जाएगा। स्वीडिश जो है ये वैज्ञानिक थे और इनको फिजियोलॉजी और मेडिसिन में सन 2000 में जो है वो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित जो है वो किया गया था। बाकी इसमें क्या लक्षण दिखते हैं,
कपकपी, अकड़न, ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। और मस्तिष्क के कुछ भाग में डोपामाइन की कमी के कारण ऐसा जो है वो पार्किंसन रोग जो है वो होता है, डोपामाइन की कमी के कारण। इसके लिए औषधि का नाम भी लिखा है एल डोपा करके, नाम भी डोपामाइन है, औषधि भी डोपामाइन है, एल डोपा है, तो याद करने में आसानी रहेगी। अगला कह रहा है इनमें से कौन सा दिन है जो कि डायबिटीज दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा 14 नवंबर को जो है ये मनाया जाता है विश्व मधुमेह दिवस। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास और प्रजनन करने में समर्थ होता है वो इनमें से कौन सा होता है, माइकोप्लाज्मा जो है वो आपका हो जाएगा। अगला इनमें से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम जो है वो नहीं होता है, तो आंसर हो जाएगा विषाणु या वायरस। इसमें कोई एंजाइम जो है आपका नहीं होता है। विषाणु शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, लैटिन शब्द वायरस से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, विष अणु होता है। ये अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव हैं जो केवल जीवित कोशिका में ही वंश वृद्धि कर सकते हैं। अगला कह रहा है बिल तथा मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित भारत के लिए कार्यक्रम जिसका नाम है आवाहन, ये किसके प्रतिरोध के लिए कार्यरत है, तो किसके लिए है ये आपका है HIV एड्स के लिए। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी वाला। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, बाकी इसकी शुरुआत हुई थी 2003 में। अगला क्वेश्चन कह रहा है सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण कब हुआ था, तो ये हुआ था दक्षिण अफ्रीका में जो है वो हुआ था। तो बाकी क्रिश्चियन बर्नार्ड जो थे, जो कि दक्षिण अफ्रीका के एक प्रसिद्ध सर्जन थे, उन्होंने सबसे पहला जो हार्ट है वो ट्रांसप्लांट किया था। अगला कह रहा है जीवाणु की खोज जो है वो किसने की थी, तो ये की थी ल्यूवेनहॉक। पूरा नाम क्या है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। कब की थी, 1676 में की थी, और एकल लेंस सूक्ष्मदर्शी यंत्र से पहचान की थी। अगला कह रहा है कि बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है वो इनमें से क्या है, वो आपका है बैक्टीरिया के थ्रू आप इसको बदल सकते हैं। बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को सामान्यतः जीवाणु यानी बैक्टीरिया के द्वारा उपयोगी पदार्थ में परिवर्तित किया जाता है। अगला है कणीय तत्व क्या है, कणीय तत्व वायु प्रदूषक जो है आपका सही हो जाएगा। पार्टिकुलेट मैटर को कणीय प्रदूषक भी जो है वो कहा जाता है। अगला है संवहनीय पौधों में पानी ऊपर किससे आता है, तो किससे आता है, ये आपका आता है जाइलम ऊतक से। बताया मैंने, जा से जाइलम, जा से जल, तो जब भी पानी की बात होगी तो ये हो जाएगा। और जब फा से फल, फा से फ्लोएम, तो फ्लोएम खनिज पदार्थ जो है वो ले जाता है। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य टेम्परेचर कितना होता है, तो ये जो 98.4 लिखा है ना, ये फॉरेनहाइट में होता है। सेल्सियस में अगर देखेंगे तो 36.9 डिग्री सेल्सियस जो है वो मानव शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर होता है, पर फॉरेनहाइट में 98.4 डिग्री फॉरेनहाइट आपका, लगभग 98.6 फॉरेनहाइट आपका होता है। सर्वदाता वर्ग के रक्तदाता का ब्लड ग्रुप क्या होता है, तो आपको पता है कि जो सर्वदाता जो अपना ब्लड सभी को दे सकता है वो होता है O, और AB जो है वो सर्वग्राही में आता है। वही चीज यहाँ पर भी इन सबसे नीचे लिखी हुई है। अगला कह रहा है सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह, तो यही बात कही गई है, AB आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, यूनिवर्सल एक्सेप्टर इसे कहते हैं। अगला कह रहा है हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की कौन सी शाखा में आती है, तो कौन सा सही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑस्टियोलॉजी। आंसर ऑस्टियोलॉजी आ जाएगा। ओरोलॉजी जो होता है उसमें आपका पर्वतों का अध्ययन किया जाता है, ऑरोलॉजी जो है वो पर्वतों के अध्ययन से संबंधित है। सेरोलॉजी जो है रुधिर सीरम के वैज्ञानिक अध्ययन से है। जियोलॉजी जो है उसके अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है, उसमें पाए जाने वाले पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। और ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत अस्थियों का अध्ययन किया जाता है, जो कि प्रश्न में सबसे पहले पूछा गया था। कशेरुक जो रज्जु है उसमें से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं, आंसर हो जाएगा 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं। मनुष्य के दांतों की जब बात होती है तो ये आपके 4 टाइप देखने को मिलते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। पूछ रहा है कि कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं, तो कितने आपके 20 दांत जो हैं वो 2 बार विकसित होते हैं, आंसर हो जाएगा आपका सी वाला। और 12 दांत केवल एक ही बार होते हैं, तो टोटल 20 और 12 मिला देंगे तो 32 दांत हो जाएंगे। अगला कह रहा है कि मनुष्य की जो खोपड़ी होती है ना उसमें कितनी अस्थियां होती हैं, तो कितनी होती हैं आपकी टोटल 28 अस्थियां देखने को जो है वो मिलती हैं। थोड़ा सा अगर पिक्चर दिखाना चाहूं मैं आपको, तो ये आपकी है मनुष्य की खोपड़ी, जिसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कौन कौन सी बोन है, तो पैरिटल बोन है, टेम्पोरल बोन है, ऑक्यूपिटल बोन है, इस तरीके से अलग 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 नाम लिखे हुए हैं। ये एक बार दिमाग में देख सकते हैं। अब थोड़ा सा डिटेल वाइज भी बात कर लेते हैं। तो एक वयस्क मानव कंकाल में औसतन 206 हड्डियां होती हैं, कपाल में टोटल 8 अस्थियां होती हैं,
मुख में आपका 14 अस्थियां, कंटिका में आपका 1 अस्थि, कान में आपका 6 और कान में ही सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपीज, जो कि पूरे मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी जो है वो कैसी होती है? तो ठोस होती है। ठोस नहीं होगी तो चल कैसे पाएंगे? 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो आपका इनमें से ऑप्शन में से कोई भी नहीं होगा, संख्या 206 हो जाती है। दो टाइप में बांटा जाता है, एक अक्षीय कंकाल होता है, एक उपांगीय कंकाल होता है। ये मुख्यतः दो टाइप होते हैं। इनमें से कौन सा मनुष्य में अवशेषीय अंग जो है आपका नहीं है? तो कौन सा अवशेषीय अंग नहीं है? सामने वाले चपटे दांत या कृंतक जिसको कहते हैं, इंसीजर जिसको कहते हैं, वो अवशेषीय अंग में नहीं आते। बाकी अवशेषीय अंग में बाकी सभी आते हैं, जैसे कर्ण पल्लव की पेशियां हैं, वर्मी अपेंडिक्स है, वर्मी फार्म अपेंडिक्स है, इसके अलावा निक्टिटेटिंग पर्दा है। ये सब आपके अवशेषीय अंग में आते हैं। अवशेषीय अंग तो आप जानते हैं जिनका कोई उपयोग पूर्वज के टाइम में कभी रहा था पर अब नहीं रहा है, वही आपसे यहाँ पर बात की गई। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन सा है? तो आपका एंजाइम्स जो है वो हो जाएंगे। काम क्या करते हैं? उत्प्रेरक की तरह अभिक्रिया की गति को तेज कर देते हैं। जैसे आप देखते हैं ना कि कोई रिएक्शन हो रही है केमिस्ट्री में, उस पर आप उत्प्रेरक डाल दीजिए, कैटेलिसिस, तो क्या होता है? रिएक्शन फास्ट या स्लो कर सकते हैं। सेम काम एंजाइम भी करता है मनुष्य के शरीर के लिए, वही चीज पूछी गई थी। अगला क्वेश्चन है, विटामिन जो कि खट्टे फलों में पाए जाते हैं और चर्म यानी चमड़ी को स्वस्थ रखने में जरूरी होते हैं, जब खट्टे फलों की बात आ जाए तो विटामिन सी के साथ चले जाइए। नींबू है, संतरा है, नारंगी है, अमरूद है, अमरूद में भी होता है। रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। दूध किसका घटिया स्रोत लिखा हुआ है, अच्छा स्रोत नहीं लिखा हुआ है। आंसर की बात करते हैं तो विटामिन सी आपका यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। दूध को संपूर्ण आहार माना जाता है क्योंकि इसमें सभी पोषक तत्व होते हैं, और विटामिन सी की मात्रा अत्यंत जो है वो कम होती है, इसलिए इसको घटिया स्रोत कहते हैं, पुअर सोर्स कहते हैं। विटामिन सी रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड बता चुके हैं। इल्यूनिन प्राप्त होता है किससे? तो ये डहेलिया की जड़ों से प्राप्त होता है। डहेलिया की जड़ों से। मेरे यहाँ पता है आपको, डहेलिया का पेड़ लगा भी हुआ था। मैं आपको बताऊं तो उसमें जो जड़ होती है ना, उसमें जैसे आपने वो देखा है अदरक टाइप की, वैसी ये देखिए पिक्चर में दिखाता हूँ, ये इसकी जड़ होती है। ये आलू टाइप के देखने को मिलते हैं, अदरक या आलू कुछ भी कह लीजिए। तो इसका ये छोटा सा हिस्सा जो है आप दोबारा से लगा देंगे तो फिर एक नया पेड़ बन जाता है। ये नए पेड़ इसकी जड़ से बन जाते हैं और इसके अंदर ऐसे आलू अदरक टाइप की जड़ रहती है डहेलिया की जड़ों में, ये इसकी जड़ है। और ये पॉलीसेकेराइड है जो डहेलिया के जड़ से पाया जाता है। अगला कह रहा है कि 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा होता है? तो जल पाया जाता है। आंसर हो जाएगा डी वाला। अगला क्वेश्चन कह रहा है, वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम 2 लाख वर्ष पहले हुआ है। इस युग में प्रोटोजोआ, शैवाल और जीवाणु थे, कब थे? तो ये लगभग 3.5 अरब वर्ष पूर्व हो चुका है। साइनोबैक्टीरिया, नीलहरित शैवाल का उद्भव 2.3 वर्ष अरब पूर्व माना जाता है, इसलिए इनमें स्टार लगा हुआ है, यानी इनमें से कोई नहीं। निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? तो अंडवाहिनी में जो है निषेचन की जो प्रक्रिया है वो देखने को मिलती है। मानव में आंतरिक निषेचन होता है और नर युग्मक जो है वो स्त्री जननांग में प्रवेश करता है, और करोड़ों शुक्राणु में से एक शुक्राणु जो है वो डिंब वाहिनी यानी अंडवाहिनी नली में अंडाणु को निषेचित करने का काम करता है। अगला देखते हैं, आधुनिक मनुष्य का पूर्वज जो है वो क्या है? तो क्रो मैग्नान मनुष्य जो है ये पूर्वज के रूप में आपका जाना जाता है। ये आज के मानव के एकदम समान 6 फुट लंबा और पूरी तरीके से सीधा था, और अस्थि औजारों का यूज भी करता था, पशुओं की खाल पहनता था, गुफा में रहता था। विकास का मुख्य कारक इनमें से क्या है? तो प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत दिया था ना उन्होंने, तो यही आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है, इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग हिंदी में सहजीवी संबंध कहते हैं, और इंग्लिश में का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है म्यूचुअलिज्म करके, तो ये इंग्लिश का नाम हो जाएगा। दोनों इसमें लाभ पहुंचता है, शैवाल और कवक दोनों ही समान रूप से इसमें लाभान्वित होते हैं। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर होता है? तो ये आ चुका है प्रैक्टिस सेट में, कसोरिक कशेरुक रज्जु या स्पाइनल कॉर्ड में होता है। और मेरुरज्जु एक बेलनाकार संरचना होती है, और किस तरीके की होती है? तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलती है ये संरचना मेरुरज्जु की, जिसमें आप देखेंगे तो इस तरीके से बेलनाकार आकृति हो जाएगी। बाकी मेरुरज्जु की बात करें तो मेंडुला आम्लागेटा से स्टार्ट होकर ये कशेरुक दंड में घिरा हुआ नीचे की ओर विस्तारित होती है, और
कुल मिलाकर 31 जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं जो है वो मेरु रज्जु से निकलती हैं। तो स्टार्ट कहाँ से होती है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, मेडुला ऑब्लिंगेटा से आरंभ होती है। विकास का कारण क्या होता है, तो पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस, तो एसिटिलीन का यूज तो किया जाता है, आप सभी को पता है। उसके अलावा एथिलीन का यूज भी किया जाता है। ये आपका हो जाएगा दो गैसेस, दो आंसर यहाँ पर बी और डी वाला हो जाएगा। प्राकृतिक रूप से अगर फल पकाना है तो एथिलीन हार्मोन का यूज करते हैं, और कृत्रिम रूप से अगर फल पकाना है तो उसके लिए भी एथिलीन गैस का यूज करते हैं। और एसिटिलीन के द्वारा फल पकाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, वो भी यहाँ पर बता दिया गया है। माँ पौधे की भांति माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है, तो किससे, इन दोनों से, बीजों से और तना काट से। पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं परासरण कहते हैं। जड़ों में परासरण, परासरण को कहते हैं ऑस्मोसिस, इसकी प्रक्रिया होती है। जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती हैं, ऐसा क्यों होता है, क्यों होता है, क्योंकि वे श्वास नहीं ले पाती हैं, गिल्स से वो ऑक्सीजन लेती हैं। अधिकतर मछलियां यदि पानी से बाहर निकाल दी जाए, ऑक्सीजन की कमी से जो है वो मर जाएंगी, और पानी में घुली हुई ऑक्सीजन जो है वो लेती हैं गलफड़ों के मदद से, वही यहाँ पर बताया गया है। जहां जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं, तो आवास जो है वो कहते हैं। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार से पहचानते हैं, तो एक दूसरे की गंध से पहचानते हैं। और मधुमक्खियां भोजन की दिशा या उसके स्रोत को अगर बताना है तो अलग विभिन्न प्रकार की नृत्य मुद्राएं करती हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूं कि ये मान में जो क्वेश्चन हमारे चल रहे हैं लगभग समाप्ति हो जाएंगे, उसके बाद हम करंट अफेयर आपको जो है क्वेश्चन करा देंगे, क्योंकि करंट अफेयर बाकी एग्जाम के लिए भी हेल्प करती है। तो सभी एग्जाम अगर आप पेट का या यूपी में देंगे तो उसमें भी हेल्प करेगी, और इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट का कुछ लोग लगा हो उसमें भी आती है, तो ये सारी में हेल्प करेगी। तो करंट अफेयर इसके बाद सोचने करा दें, अभी जो भी क्वेश्चन, या तो कोशिश करें कल ही करा देते हैं करंट अफेयर। और पीडीएफ हमने हाँ सेट की भेज दी थी, वो वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल से। तीसरा चौथा पांचवा करके ऐसे विद आंसर पीडीएफ भेज दी थी। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, तो लोहा की जो है वो होती है। और हीमोग्लोबिन जो है रक्त में आरबीसी में पाया जाता है, वो तो पता है। मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की अगर बात करें तो इस प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस। देखे होंगे अलग से एक मशीन आती है, उसमें एक तरफ से खून जाता है, फिर एक तरफ से छन के आता है। जब आपके शरीर में प्राकृतिक रूप से नहीं खून छनने का काम होता है तो फिर उसको मैनुअली किया जाता है, कृत्रिम रूप से किया जाता है, उसी को कहते हैं डायलिसिस। इनमें से किसकी कमी से मधुमेह होता है, तो इंसुलिन जो है वो आपका हो जाएगा। इंसुलिन का मुख्य कार्य होता है रुधिर में ग्लूकोज का नियंत्रण करना, और इसी कमी से ग्लूकोज का नियंत्रण नहीं हो पाता है। अभी दिखाया भी था मैंने इंसुलिन के इंजेक्शन। एड्स इनमें से किसके द्वारा होता है, तो विषाणु से आपका जो है वो एड्स होता है आपका। और विषाणु एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस जो है आपका होता है। एचआईवी द्वारा होने वाला रोग कौन सा है, तो एड्स हो जाएगा। और एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये होती है एड्स की फुल फॉर्म। अगला कह रहा है कि निमोनिया एक संक्रमण है, निमोनिया संक्रमण किसका है, तो निमोनिया फेफड़ों से संबंधित होता है। आपको याद होगा कोविड में क्या हो रहा था, कि जिनको जिनको हो रहा था कोविड, उनको साथ में निमोनिया भी हो रहा था। और कोविड भी फेफड़ों से ही संबंधित था, सांस से संबंधित था, निमोनिया भी उसी से ही संबंधित था। विषाणु, जीवाणु, कवक आदि के माध्यम से ये होता है। स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णांतता से पीड़ित हो सकते हैं, इसका क्या कारण है, क्योंकि उनमें केवल और केवल एक एक्स क्रोमोसोम ही जो है वो आपका होता है। अगला है स्त्रियों की तुलना, बाकी इसी के बारे में लिखा है, क्योंकि स्त्रियों में दो एक्स एक्स होते हैं, और एक्स जो है वो वर्णांतता के जीन को यदि वहन करता है तो दूसरा सामान्य एक्स क्रोमोसोम उसको संतुलित कर देता है। तो इसलिए महिला ही केवल वाहक का कार्य करती, पीड़ित नहीं होती, जबकि पुरुष इससे रोगग्रस्त हो जाते हैं। अगला, तो बाकी ये तो पता ही आपको, पुरुष में एक्स वाई होते हैं, इसमें एक्स एक्स होते हैं, तो इसमें एक बैलेंस कर देता है और पुरुष में नहीं। अगला कह रहा है एस्पिरिन कहाँ से मिलती है, तो ये आपका एक पेड़ से मिलती है। एस्पिरिन आपका वेदना निवारक का काम करती है, विलो वृक्ष की छाल से जो है इसको प्राप्त वो किया जाता है। गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक का यूज करते हैं, तो नाइट्रोजन का यूज जो है वो करते हैं गेहूं की खेती के लिए। यूरिया में जो है वो मिलता है। क्लोरोफिल में कौन सी धातु आयन पाया जाता है, लोहा, मैग्नीशियम। तो क्लोरोफिल में आपका मैग्नीशियम आयन जो है वो पाया जाता है, ये आपका सही हो जाएगा। हरे प्रकाश संश्लेषण वर्णक के रूप में जाना जाता है। पौधे और पेड़ों का जो खाना होता है वो तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो फोटोसिंथेसिस इसको कहते हैं। और हरे पेड़ पौधे आप जानते हैं स्वपोषी होते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा खाद्य संश्लेषण करते हैं, और ये रिएक्शन ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि ग्लूकोज का निर्माण होता है।
अच्छा, कीटभक्षी पौधे क्या करते हैं, मिट्टी में किसकी कमी से जो है वो उगते हैं, तो कीटभक्षी पौधे नाइट्रोजन जो है ये आपका सही हो जाएगा। ऐसे मिट्टी में उगते हैं जहां नाइट्रोजन की कमी होती है, वह कीटों का भक्षण करके ही अपनी जो नाइट्रोजन की आवश्यकता है उसको पूरा करते हैं। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है, तो पुष्प आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। पुष्प पौधे का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग होता है। पुष्प में ही परागकण द्वारा भ्रूण का विकास होता है, जिससे बीज बनता है और बीज के अंकुरण से फिर से नया पौधा बन जाता है। पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में और साथ साथ किसमें हेल्प करता है, तो पौधे को वो प्रकाश संश्लेषण हो, श्वसन हो, भंडारण हो, पौधे को आकार देना, एक से अधिक ऑप्शन होना चाहिए। वही चीज यहाँ लिखी कि पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन को जल के साथ वितरित करना हो, भोजन का भंडारण करना हो, पौधों की पत्तियां फूलों पर उनको सहारा देना हो, सब में भूमिका निभाता है। अगला, सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है, तो सिकोया, जिसको हम रेडवुड कहते हैं, और सबसे बड़ा वृक्ष के रूप में रेडवुड, सिकोया सेम्परविरेंस या सिकोया है। ऊंचाई इसकी लगभग 115 मीटर से अधिक। और सबसे छोटा कौन सा है, वुल्फिया है। एंजियोस्पर्म वुल्फिया सबसे छोटा वृक्ष है। एस्पिरिन क्या है, तो ये आपके एंटीपायरेटिक के अंतर्गत इसको रखते हैं। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है, तो ये आपको सोयाबीन में देखने को मिलता है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जाता है कि सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, लगभग 38 से 42% के बीच में। तना काट आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए यूज किया जाता है, तो गन्ना के लिए प्रवर्धन के लिए यूज किया जाता है। और गन्ना का कायिक प्रवर्धन डाली, कलम या पेड़ी के द्वारा होता है, वही यहाँ पर बताया गया। मतलब नया पेड़ लगाना, तो उसके संदर्भ में। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है, तो रेफ्लेसिया, आपका बी वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। और इंडोनेशिया वन में इनके द्वारा खोजा गया था, उनका नाम था अर्नाल्ड, जोसेफ अर्नाल्ड, 1818 में। बाकी इस फूल का व्यास है 100 सेंटीमीटर और वजन है 10 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन है आपका, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था, तो जीन के संश्लेषण के लिए जो है इनको सम्मानित किया गया था 1968 में। चिकित्सा में इनको नोबेल पुरस्कार जो है वो मिला था, और प्रोटीन संश्लेषण वगैरह की व्याख्या इन्होंने की थी। डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली जो हास्य गैस है वो कौन सी है, बताया था N2O होती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड आपका, जो कि आपका यूज की जाती है। ऑर्कियोप्टेरिक्स जो है इनमें से क्या है, तो ये आपका जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी के रूप में आपका जाना जाता है। बाकी अगला क्वेश्चन, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, तो स्तनी में जो है वो वर्गीकृत किए जाते हैं। गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव भी है, ये तो आपको पता ही है। प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, कौन सा रोग है, क्षय रोग आपका यहाँ पर जो है वो सही होगा। इसका नाम क्या है, जिससे होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये आपका, इसी को टीबी भी कहते हैं, इसी को क्षय रोग भी कहते हैं। कौन से अंग को प्रभावित करता है, तो मनुष्य के फेफड़े को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, रात के समय यह सलाह दी जाती है पेड़ के नीचे ना सोएं, इसका क्या कारण होता है, क्योंकि पेड़ ऑक्सीजन की मात्रा को मुक्त करता है, या फिर आपका हानिकारक गैसों को मुक्त करता है, या कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को जो है ये मुक्त करता है। यही आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, क्योंकि पेड़ अपनी श्वसन प्रक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं और यही नुकसान करता है। अगला कह रहे हैं, इनमें से सबसे मीठी चीनी कौन सी है, तो फ्रक्टोज, ग्लूकोज, माल्टोज, सुक्रोज। आंसर हो जाएगा फ्रक्टोज, आंसर हो जाएगा पहला। प्राकृतिक मोनोसेकेराइड के रूप में जानी जाती है, सभी फल, शहद और कुछ सब्जियों में देखने को मिलती है। सबसे मीठी शर्करा के रूप में पाई जाती है। अणुसूत्र इसका C6H22O6 है। शर्कराओं में सबसे अधिक मीठी, आंसर फ्रक्टोज ही हो जाएगा, वही सेम क्वेश्चन है। कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील जो क्षेत्र होता है वो जीव में कौन से भाग में देखने को मिलता है, तो पीछे के भाग में देखने को जो है ये मिलता है। मटर पौधा जो है इनमें से क्या है, मटर पौधा आपका एक साक में आता है, पहला ही ऑप्शन है आपका जो है वो सही होगा। और ये द्विबीजपत्री पौधा है, रबी की फसल है, वो भी यहाँ पर क्लियर किया गया है। फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती हैं क्योंकि उनमें प्रचुर मात्रा में होता है वसा, प्रोटीन, तेल या स्टार्च। तो इनमें आपका प्रोटीन जो है वो पाया जाता है। फलियों में प्रचुर मात्रा में क्या होता है, प्रोटीन होता है। बाकी लेग्यूमिनोसी जो कुल है उसमें जो है ये आते हैं, वो भी यहाँ लिखा है। इसमें कौन कौन, मटर, अरहर, मूंग, सोयाबीन, मूंगफली, उड़द, ये सभी आते हैं। 125 प्रश्न इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा, क्योंकि टोटल 125 प्रश्न थे हमारे। और एक क्वेश्चन इसके बाद हम आपसे भी पूछेंगे कि थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाले अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा इनमें से है, तो ये आपका TSH होता है। थायराइड गले के पास पाई जाने वाली एक छोटी तितली के आकार की ग्रंथि होती है, स्रावित होने वाला हार्मोन होता है, शरीर की ऊर्जा का विनियमन करता है। और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है यही होता है TSH। इसका निर्माण
पीयूष ग्रंथि में जो है वो होता है। एक क्वेश्चन वीडियो को समाप्त करने से पहले आपसे भी, जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में आपको बताना है। इसके अलावा वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी अवश्य करते रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, मैंने सेट की पीडीएफ वगैरह भेज दी, वो वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ये प्रश्न आपके लिए है कि थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है? विटामिन ए, कैल्शियम, आयोडीन, लोहा। अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। लाइव टाइमिंग दोपहर के 12 बजे, शाम के 5 बजे, तो लाइव आकर वीडियो देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।